वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक जो हम लोग ने स्टार्ट किया है बराबर, जिसका फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज हुआ है, उससे आगे थोड़ा जाके और देखते हैं कि मैथमेटिकल लॉजिक में और कौन से टर्म है जो आपको पता रहने जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आज का टॉपिक लिख दिया है। यहाँ पे आज हम लोग को थोड़ा सा डिटेलिंग करने का है क्वांटिफायर्स के बारे में। ओके, क्वांटिफायर्स मतलब नॉर्मली होता क्या है? क्वांटिफायर्स मतलब किसी भी हम लोग बोल सकते हैं स्कोप, कि किधर तक का लिमिट हम लोग ले सकते हैं या किधर तक के वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, उसे हम लोग एक बोल सकते हैं कि स्कोप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बराबर, उसे हम लोग क्वांटिफायर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इस साल जो मैथमेटिकल लॉजिक है, ये वाले चैप्टर में आपको दो टाइप के क्वांटिफायर्स चेक करने के हैं। तो यहाँ पे मैंने वो दो टाइप के क्वांटिफायर्स लिख दिए हैं। एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स जिसे हम लोग कहेंगे, और दूसरा है एक्जिस्टनल क्वांटिफायर्स। ओके, तो ये आपके दो क्वांटिफायर्स है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एक्जिस्टनल क्वांटिफायर्स। अब ये क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं। पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उन्होंने बोला है कि अ स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर डिनोट करने के लिए देखो हम लोग ने ये वाला सिंबल यूज किया है, दैट इज ए है, एक्चुअली उल्टा ए बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से। ओके, तो ये वाला सिंबल के साथ से हम लोग ने क्या बोला है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्चुअली क्या होता है, फॉर ऑल रहता है। फॉर ऑल मतलब जो भी वैल्यू आपको दिया जाएगा बराबर, जो भी आपका स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा उसके लिए जो वैल्यू दिया जाएगा, हर एक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर सब वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू में के लिए वो क्या बोल रहे हैं, अ स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज ट्रू फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी उसको हम लोग उसका ट्रूथ वैल्यू टी लिखेंगे, दैट इज ट्रू लिखेंगे। अगर एक आध वैल्यू के लिए भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने क्या बोला, एक भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग उसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे, हम लोग फॉल्स लिखेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? आपका जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर रहता है वो जितना भी आपको वैल्यू दिया है, जिस वैल्यू के लिए आपको चेक करने बोला है, वो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे दिया है इज ट्रू फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन। जो कलेक्शन जो सेट दिया है, जो कलेक्शन ऑफ सेट दिया है, उसमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी उसका ट्रूथ वैल्यू टी आएगा। तभी उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, टी आएगा। अगर एक आध वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, एफ आएगा। तो समझ में आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या रहेगा? नॉर्मल यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम लोग किसके लिए लगाते हैं, फॉर ऑल, सब वैल्यू के लिए, यूनिवर्स। ओके, फॉर ऑल वैल्यू के लिए हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाते हैं डिनोट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, ये वाला सिंबल यूज करेंगे हम लोग, दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर रहेगा। क्लियर? तो ये आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर का। अभी दूसरा है एक्जिस्टनल क्वांटिफायर। ओके, एक्जिस्टनल मतलब देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट कुछ तो वैल्यू बराबर, देयर एग्जिस्ट बराबर। तो कुछ वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्जिस्टनल क्वांटिफायर। और वो डिनोट करने के लिए हम लोग उल्टा ई, यहाँ पे देखो उल्टा ई दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने उल्टा ए, यहाँ पे उल्टा ई, सब उल्टा उल्टा दिख रहा है। ओके, ठीक है, लेकिन समझने के लिए भी इजी जाएगा। आपका एक्जिस्टनल क्वांटिफायर है तो यहाँ पे हम लोग ने ये वाला सिंबल यूज किया है। ओके, अभी एक्जिस्टनल क्वांटिफायर में क्या होगा, देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट एक आध वैल्यू के लिए तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। जो आपका कलेक्शन रहेगा बराबर, उसमें एक आध वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, अ स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय एक्जिस्टनल क्वांटिफायर इज ट्रू एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन। समझ में आया? एटलीस्ट वन, एक तो ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या रहना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए बराबर। और अगर एक भी ऑब्जेक्ट के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा। समझ में आया? मतलब एक कलेक्शन में अगर आपके पास दो चार नंबर है बराबर, उसमें से किसी एक नंबर को भी सेटिस्फाई हुआ तो भी हम लोग बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट, ये एक्जिस्टनल क्वांटिफायर है बराबर। अगर एक भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मींस इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, एफ रहेगा। ओके, अदरवाइज उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, टी रहेगा। समझ में आया आपको? दोनों क्वांटिफायर समझ में आया, एक है यूनिवर्सल और एक्जिस्टनल। यूनिवर्सल फॉर ऑल, एक्जिस्टनल देयर एग्जिस्ट। एक्जिस्टनल में एटलीस्ट एक आध वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, यूनिवर्सल में सब वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर? ओके, हम लोग ने क्वांटिफायर तो देख लिया है कि आपके पास दो क्वांटिफायर रहते हैं, कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक है एक्जिस्टनल क्वांटिफायर। अभी इससे रिलेटेड जो सम्स है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सम्स लिखे हैं। नॉर्मली पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नॉर्मली आपके पास इस तरह से आएगा, इफ a इज इक्वल टू, और ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दिख रहा है आपको 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हर एक के लिए आपको क्या निकालने का, उसका ट्रूथ वैल्यू निकालने का है। तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन की क्या क्वेश्चन है और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ रहा है। तो पहला देखो क्या दिया है,
ये कौन सा सिंबल है? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, बराबर, क्योंकि एग्जिस्ट है मतलब एक वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई हुआ तो भी उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? t आएगा। ओके, तो मतलब आपको इस तरह से वैल्यू डालने का है कि x की जगह पे आपको यहाँ से कोई भी वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11, 12 ये वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर x माइनस 8 करके आपका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं x के जगह पे 9 डालता हूं, फॉर x इज इक्वल टू 9 हम लोग चेक करते हैं, तो 9 करेंगे तो x माइनस 8 का मतलब क्या होगा? 9 माइनस 8, बराबर, क्योंकि x के जगह पे हम लोग क्या डाल रहे हैं? 9 डाल रहे हैं, बराबर। तो 9 माइनस 8 कितना होगा? 1। दैट मीन्स ये वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? therefore x is equal to 9 satisfy the equation। ओके, ये आपका जो इक्वेशन है दैट इज x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, इस वाले इक्वेशन को वो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर अगर एक वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? यस, क्या आएगा? t। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। पहली बात तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है और इस ट्रूथ वैल्यू इज t, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? t। तो आपको समझ में आया आपको क्या करने का है? एकदम सिंपल है। देखो, आपके पास जो भी क्वांटिफायर पहले लगा है उसको चेक करने का है, देन आपके पास क्या कंडीशन है वो चेक करने का है, और देन क्वांटिफायर के अकॉर्डिंगली वो कंडीशन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करने का। अगर कर रहा है तो ट्रू स्टेटमेंट वैल्यू t, अगर नहीं कर रहा है तो स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, आपका वैल्यू f आएगा। ओके, तो इस तरह से ये है। और एक देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या दिया है? फॉर ऑल दिया है, फॉर ऑल। ये सिंबल आपको पता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। x स्क्वायर प्लस x इज इवन नंबर, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सब आपके x है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस x, ये वैल्यू आपका क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। पहले तो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, 9 प्लस 3 कितना आएगा? 12। दैट मींस इवन है क्या? यस, इट इज इवन। 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 प्लस 5 कितना? 30। दैट मींस इट इज आल्सो इवन। देन 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 प्लस 7 56, अगेन इवन। 9 का स्क्वायर 80, 1 प्लस 9 90, अगेन इवन। 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 कितना आएगा? 132, अगेन इवन। एंड देन 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144 प्लस 12 इज इक्वल टू 156। दैट मीन्स सब वैल्यू क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, बराबर। और यहाँ पे फॉर ऑल ये कंडीशन था आपका क्वांटिफायर, ये था फॉर ऑल, बराबर। सब वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं वो चेक करना था, और आप लोग ने देखा कि हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर ईच वैल्यू, ईच x बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। हर एक, ईच मतलब हर एक वैल्यू के लिए x स्क्वायर प्लस x इवन दे रहा है। तो यस, हम लोग ने चेक किया, इवन दे रहा है। द गिवन स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? आपका t आएगा। समझ में आपको क्या करने का ये वाले क्वेश्चन में? तो इस तरह से ये वर्कआउट होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे भी फॉर ऑल दिया गया है। ओके, ये सिंबल आपको पता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यहाँ पे कंडीशन दिया है 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 24, मतलब आपको x का वैल्यू डालने का इसमें से कुछ भी, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस 9 करके आपको आंसर बताने का कि वो 24 से बड़ा है। दैट मींस ये वाला वैल्यू 24 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग एक वैल्यू लेते, पहले 3 लेके देखते हैं। 3 फॉर x इज इक्वल टू 3 अगर हम लोग लेंगे तो ये आपका कंडीशन है। तो इसमें 2 x के जगह पे आपको कितना डालने का है? 3। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 प्लस 9 15। तो 15 इज ग्रेटर देन 24 नहीं। ओके, इसका मतलब क्लियर है कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 24। 15 24 से ग्रेटर नहीं है, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 24 इज नॉट ट्रू। ओके, तो ये वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है। एक्चुअली और एक वैल्यू के लिए भी ये ट्रू नहीं है, 5 के लिए भी ट्रू नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो 5 इंटू 2 कितना होगा? 10, 10 प्लस 9 कितना होगा? 19, 19 ये भी आपका 24 से बड़ा नहीं है। लेकिन हम लोग एक भी वैल्यू बता दिए तो भी चल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मींस इट इज नॉट ट्रू। और अगर ट्रू नहीं है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? f आएगा। तो इस तरह से ये जो आपके क्वांटिफायर्स के सम है ये इस तरह से सॉल्व करने के हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहेगा कि हम लोग क्वांटिफायर कैसे यूज करेंगे और किस तरह से इसके सम सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग ने अभी क्वांटिफायर तो देख लिया। अभी क्वांटिफायर के आगे जाके हम लोग देखते हैं और क्या क्या है मैथमेटिकल लॉजिक में। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है ड्यूअल।
ड्यूअल मतलब डबल बोल सकते हैं, बराबर, दोहरा। ओके, एक से दूसरा हम लोग जो बोलते हैं उसे हम लोग ड्यूअल बोलते हैं। तो ड्यूअल का एक्चुअली यहाँ पे यूज क्या है और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग पहले देखते हैं कि ड्यूअल यहाँ पे कैसे मैथमेटिकल लॉजिक में कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक डेफिनेशन मैंने लिख दिया, इफ टू स्टेटमेंट कंटेन लॉजिकल कनेक्टिविटीज लाइक, एक तो क्या रहेगा, और रहेगा, एंड रहेगा, या लेटर से रहेगा टी मतलब ट्रू, दैट इज टोटोलॉजी, और सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ऐसे अगर दो लॉजिकल स्टेटमेंट कनेक्ट हैं, देन दे आर सेड टू बी द ड्यूअल्स, वो उसके ड्यूअल्स हो जाएंगे कब, ऑफ ईच अदर, इफ वन ऑफ देम इज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने का किसको, और को किसके साथ, एंड के साथ, और टी को किसके साथ, सी के साथ। तो बस ड्यूअलिटी में इतना ही आपको करने का है, एंड को और करने का है, और टी को सी करने का, दैट मींस टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन करने का है। बस इतना ही है ड्यूअलिटी में, एकदम सिंपल पैटर्न है। यहाँ पे हम लोग को क्या करने का है, जो आपका स्टेटमेंट रहेगा, बराबर, अगर स्टेटमेंट आपका एंड में जा रहा है, बराबर, तो उसको हम लोग और में करेंगे, और अगर टोटोलॉजी में जा रहा है तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन में कर देंगे। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी और क्यू, बराबर, पी और क्यू लिखा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, P एंड Q, बराबर, और T एंड P लिखा है। T को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, C से। देखो T को हम लोग ने C किया है, यहाँ पे एंड है, उसको हम लोग ने और किया है, और P का P एज इट इज। समझ में आ रहेगा आपको क्या करने का है, आपको एंड को और से और T को C से, बस इतना ही रिप्लेस करने का, बाकी कुछ भी करने का नहीं है। ओके, ड्यूअल तो देख लिया, अभी ड्यूअल से रिलेटेड कुछ सम्स है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सम्स लिखे, पहले क्वेश्चन क्या है वो अगेन देखते हैं हमेशा की तरह। राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसका आपको ड्यूअल्स लिखने का है। तो हम लोग पहले इसका ड्यूअल्स लिखते हैं। तो देखो, ड्यूअल लिखते वक्त हम लोग को पता है क्या करने का, एंड को और को एंड, बराबर, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन, एंड कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी, बाकी तो कुछ है ही नहीं है इसमें ऐसा। तो देखो P ये क्या है, और इसका क्या हो जाएगा, एंड, और ये क्या है, एंड, इसका हो जाएगा और, आर ये और, बस इतना ही करने का है। और आप लोग देख सकते हो कि आपका ड्यूअल रेडी हो गया है। और एक देखते हैं, ये क्या है आपका सी का क्या हो जाएगा, टी, ये क्या है, और का एंड, ये P एज इट इज, एंड का और, यहाँ पे Q एज इट इज, और ये है आपका और उसका एंड, ये R एज इट इज। एक मिनट, तो इस तरह से ये हो गया, इसका भी ड्यूअल हम लोग ने निकाल दिया है। और एक देखते हैं ड्यूअल करने के लिए निगेशन को कुछ नहीं करने का आपको, निगेशन को निगेशन रहने देते हैं। P ये क्या है आपका, और उसका एंड हो जाएगा, ये एंड है, उसका और हो जाएगा, P का P, ये क्या है आपका, और उसका एंड, निगेशन, Q का Q, और का, सॉरी, एंड का और, निगेशन ऑफ। तो बस इतना ही करने का, एंड को और, बराबर, और को एंड, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन, एंड कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी। ओके, तो आपका ड्यूअल रेडी हो गया है। तो समझ में आ रहेगा कि ये ड्यूअल से हम लोग को क्या करने का है, क्लियर। हम लोग थोड़ा और आगे जाके देखते हैं कि और क्या क्या टर्म्स हम लोग को ये वाले चैप्टर्स में देखने के हैं, या ये वाले एक्सरसाइज में देखने के हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स और लिखे आपके लिए, यहाँ पे थे कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, तो कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखने का है कि ये एग्जैक्टली कैसे होते हैं। नॉर्मली कन्वर्स, इनवर्स या कॉन्ट्रापोजिटिव ये कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए लगता है, दैट इज इंप्लीकेशन के लिए लगता है। ये कैसे वर्कआउट होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव किस तरह से पहचानने का। तो इसका हेल्प लेके हम लोग को आगे जाके कुछ सम्स करने के हैं। पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से। फ्रॉम द इंप्लीकेशन P इंप्लाइज Q, जैसे मैंने कहा कि कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए नॉर्मली ये लग जाते हैं पैटर्न, विच ऑब्टेन 3 इंप्लीकेशन, 3 अलग अलग इंप्लीकेशन। देखो अभी पहले हम लोग को क्या करने का है, कन्वर्स करते वक्त हम लोग पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। दैट इज P इंप्लाइज Q, मतलब इफ देन रहता है उसको हम लोग उल्टा करेंगे, इसको इफ और इसको देन लगाएंगे, दैट इज ये उल्टा हो जाएगा Q इंप्लाइज P। समझ में आया, P इंप्लाइज Q था, हम लोग ने क्या बोला, Q इंप्लाइज P। ओके, इफ P देन Q, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ Q देन P। समझ में आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्स। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स। कन्वर्स के बाद डायरेक्टली हम लोग जंप मारते हैं थर्ड वाले पैटर्न पे, दैट इज कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव में देखो क्या हो रहा है, कन्वर्स का ही क्या हो रहा है, निगेशन हो रहा है। ओके, कन्वर्स वाला ही स्टेटमेंट है, बराबर, इफ P देन Q। कन्वर्स में हम लोग ने क्या किया, इफ Q देन P,
बराबर। तो हम लोग यही लिखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, लेकिन उसके साथ हम लोग निगेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? निगेशन। दैट इज निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। समझ में आया? जो आपका कन्वर्स है वही आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन जाएगा ऑलमोस्ट, बस उसके साथ आपको क्या लगाने का है? निगेशन लगाने का है। ओके। एंड अभी आपका इनवर्स है। इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे? जो आपका एक्चुअल था वही लगा देंगे, लेकिन उसके साथ निगेशन लगा देंगे। दैट इज निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। मतलब नॉट लगा देंगे। इफ पी देन क्यू था, बराबर। इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। क्लियर? इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया सबको आपको कि यहाँ पे कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव किस तरह से लग रहा है? देखो, इफ पी देन क्यू, ये आपका नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट था, बराबर। तो हम लोग ने पहले क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, क्यू को आगे ले लिया। इफ क्यू देन पी, ये क्या हो गया आपका? कन्वर्स। क्लियर? तो कन्वर्स को हम लोग ने निगेशन लगाया। दैट इज निगेशन ऑफ, इफ निगेशन ऑफ Q then negation of P, negation of Q then negation of P, that is contra positive, बराबर। और हम लोग ने सेम स्टेटमेंट मतलब P और Q के बीच में लगा दिया, लेकिन निगेशन के साथ। that is negation of P, if negation of P then negation of Q, negation of P then negation of Q। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे। तो बस इतना ही ध्यान में रखने का आपको, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। ओके। तो इससे रिलेटेड आगे कुछ सम्स है, वो देखेंगे हम लोग अभी क्या क्या सम है इसमें। ओके। अभी हम लोग कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के कुछ सम्स देखते हैं कि वो सम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मली पहले क्वेश्चन क्या देखते हैं? क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसका कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने का है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे, उसके कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिखे। आपको मैं बताता हूँ कि वो किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, इफ एक्स is less than y, then x square is less than y square, where x and y belongs to R, R मतलब any real number। ओके। तो ये आपका कंडीशन है। तो पहले आपको क्या करने का है? तो इसका पहले आपको कन्वर्स करने का है। कन्वर्स के टाइम पे मैंने क्या बोला था? इफ p का q था, तो हम लोग ने क्या किया? इफ q then p, बराबर। हम लोग ने उल्टा किया था, तो यहाँ पे भी उल्टा होगा। ये जो है इसको इफ लगेगा, इफ x square is less than y square, then ये आ जाएगा। समझ में आपको? कन्वर्स के टाइम पे हम लोग ने क्या किया? एकदम सिंपल है। हम लोग ने क्या किया? P और Q को एक्सचेंज कर दिया है, बराबर। P और Q को क्या कर दिया है? एक्सचेंज कर दिया। अभी P और Q को एक्सचेंज तो कर दिया, अगर उसके साथ हम लोग निगेशन डाल देंगे तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की तरफ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के टाइम पे इसको हम लोग को क्या करने का है? निगेशन करने का है। अभी ये तो इक्वेशन है, ग्रेटर देन है, बराबर। तो अगर ग्रेटर देन वाला रहेगा तो हम लोग को उसको लेस देन और इक्वल टू करने का है। मतलब क्या होगा? देखो, इफ x इज ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? अगर यहाँ पे ये वाला सिंबल रहता तो यहां से हम लोग को ये वाला सिंबल निकालना पड़ता। समझ गया? मतलब ये इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम लोग को ना आएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग को क्या करने का है? उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आगे देन सेम x और y है, बराबर। तो x का x आएगा, ये क्या है आपका? x लेस देन था, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन आएगा, इसके नीचे इक्वल टू नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू डालना पड़ेगा और y। समझा सबको? अगर लेस देन और ग्रेटर देन में काम चालू है तो आपको लेस देन ग्रेटर देन तो चेक करने का है, देन इक्वल टू है या नहीं वो भी चेक करने का है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली था तो हम लोग ने इक्वल टू डाल दिया था। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। समझ में आया? ओके। अभी हम लोग जाते हैं इनवर्स के टाइम। इनवर्स के टाइम पे मैंने क्या बताया था आपको? इनवर्स के टाइम पे जो है वो एज इट इज रहता है, बस क्या हो जाता है? निगेशन में चला जाता है। दैट इज P और Q वैसे ही रहेगा, लेकिन निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q हो जाता है, बराबर। इफ निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q। तो देखो, ये P और ये Q अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो इसका निगेशन क्या आएगा? X। ये देखो स्ट्रिक्टली लेस है तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा y, देन x स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन y स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर। जैसे अभी मैंने आपको बताया, इक्वल टू नहीं रहेगा तो डालने का, अगर रहेगा तो निकाल देने का। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग ने क्या निकाल दिया? उसका इनवर्स निकाल दिया। इनवर्स के टाइम पे P और Q एज इट इज रखते हैं, लेकिन निगेशन के साथ। दैट इज निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q। तो देखो, निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q। क्लियर? कन्वर्स के टाइम पे Q और P एक्सचेंज हो जाते हैं और कॉन्ट्रा के टाइम पे एक्सचेंज हुए हुए निगेशन में चले जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये होगा। अभी स्टेटमेंट में कैसा होता है वो देखते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट के इसमें क्वेश्चन लिखा है, उसका भी आपको कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव करने का है। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस।
पहला क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीज होना, एंड देन क्या है, प्रेशर इंक्रीज होना। तो अभी हम लोग उल्टा करते हुए क्या बोलेंगे, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, देखो देन का पहला पार्ट हम लोग ने डाल दिया, एंड देन इफ वाला पार्ट बाद में, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सिंपल है, इफ और देन को हम लोग ने एक्सचेंज कर दिया। अभी इफ और देन को एक्सचेंज किया वैसा ही रखते हैं, लेकिन उसको किस में डाल देते हैं, निगेशन में। इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, if pressure does not increases, then surface area does not decreases. क्लियर? तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको समझ में आया रहेगा। जो कन्वर्स है उसको ही हम लोग को निगेशन में डाल देने का। कन्वर्स के टाइम पे हम लोग ने बोला if pressure increase then surface area decrease, यहाँ पे बोलेंगे if pressure does not increase then surface area does not decrease। क्लियर? अभी जाते हैं इनवर्स। इनवर्स के टाइम पे जो है वैसे ही रहेगा, लेकिन निगेशन के साथ। दैट मींस इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, सेम, लेकिन इसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट। इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग ने क्या निकाल दिया, उसका इनवर्स निकाल दिया। समझ में आ रहा है कि आपको कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव किस तरह से करने का है। कन्वर्स के टाइम पे आपको क्या करने का है, जो स्टेटमेंट है उसको रिवर्स करने का। इफ पी क्यू था तो हम लोग इफ पी का देन क्यू है तो हम लोग इफ क्यू देन पी बोलेंगे, ओके। एंड निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ये आपका क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा। तो इस तरह से ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्कआउट हो गए, ओके। तो ये वाला जो एक्सरसाइज था दैट इज 1.3 बराबर, मैथमेटिकल लॉजिक का जो एक्सरसाइज 1.3 था उसमें इतना ही है, ओके। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रहेगी अच्छी तरह से। अगेन सेम रिपीट कर रहा हूं, अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आपके में क्लियर कर सकता हूं, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।